Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now and आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी हमने कल पढ़ी थी उसी को आगे कैसे उसमें और जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और सभी को गुड इवनिंग, राम नाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल हमने पढ़ा था सिगमंड फ्राइड की पर्सनालिटी की थ्योरी में। पहले तो मैं पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन किया था कि पर्सनालिटी है क्या, वो समझा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्राइड ने किस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। लिबिडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके साथ साथ में आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो सिगमंड फ्राइड की 5 स्टेजेस होती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आपने जो बताया है वो इंग्लिश में बताया है, उसको हिंदी में बता दीजिए। तो यहाँ पर जो 5 स्टेजेस होती हैं सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहली स्टेज है ओरल स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं मौखिक अवस्था, जो कि होती है 0 से 1.5 साल के बीच में। इसमें बच्चा अपनी सारी ही जो प्लेजर्स है वो कैसे लेता है, मुख से लेता है, मतलब मौखिक लेता है, सब करता है, चीजों को, हर चीज को मुंह में डालता है और उसी से उसको सारे आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जो उसको ड्राइविंग फोर्स, जिसको लिबिडो कहते हैं, उसको कहाँ से प्राप्त होता है, अपने मुंह से प्राप्त होता है, इसलिए इसको मौखिक अवस्था कहते हैं और इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओरल स्टेज। क्लियर। इसके बाद में दूसरी अवस्था जो है उसको कहा जाता है एनल स्टेज, जो कि है 1.5 साल से लेके 3 साल की अवस्था। हिंदी में इसको कहते हैं गुदा अवस्था। अब गुदा का तात्पर्य है जहां कहीं से भी हमने अपने वेस्टेजेस निकालना होते हैं, वो अवस्था, जो दोनों एरिया जो है वो हमारे गुदा के स्थान कहलाते हैं। और जो बच्चा है वो उसी में प्लेजर का अनुभव करता है, बार बार बाथरूम जाता है, बार बार अपना स्टूल पास करने के लिए जाता है, मतलब उसको वहां से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव करता है। इसलिए इस स्टेज को कहते हैं कौन सी स्टेज, एनल स्टेज। ठीक है। अगला है फैलिक स्टेज, इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक अवस्था। ठीक है, लैंगिक अवस्था में, जिसमें मैंने आपको ऑडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में बताया था, जो बच्चा है वो 3 से 6.5 साल के बीच में, जो मेल चाइल्ड है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल चाइल्ड जो है वो अपने पिता की ओर अट्रैक्ट होती है, और इस अवस्था को कहते हैं कौन सी अवस्था, लैंगिक अवस्था, है ना। और हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको फैलिक स्टेज। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ना। ऑडिपस और इलेक्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपकी लेटेंट स्टेज, जो कि है 6.5 साल से 12 साल तक, और ये कहलाती है सुषुप्त अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही ग्रुप में घूमता है, अपने ही, जैसे कि लड़का है तो लड़कों के ग्रुप में घूमेगा, लड़की है तो लड़की के ग्रुप में घूमेगी, उसको उन्हीं में अच्छा लगता है, वहीं उसकी गैंग बनती है, वहां उसको आनंद आता है, खेल कूद का अनुभव करता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में आती है नेक्स्ट जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज जो हो जाती है वो 12 साल से स्टार्ट होके जब तक आपका जीवन चलता है यही स्टेज चलती है, और ये स्टेज कहलाती है जननी अवस्था, क्योंकि यहाँ से जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, और अब उसे अपने जो भी उसका सेक्स है उससे अपोजिट सेक्स की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इस स्टेज के बाद से ही जनन की क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये स्टेजेस हैं जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताई थी, 5 स्टेज। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो अच्छी बात है, आपको ये बुक में भी मिल जाएगा, नेट पर भी मिल जाएगा, और सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन आपको करना ये है कि आपको अपने हाथ से लिख के अपने नोट्स बनाने हैं। आप यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी इसका, इसकी कोई बात नहीं है। मैं पूरा पीडीएफ, जैसे ये हमारा खत्म होगा फ्राइड की थ्योरी का, वो पूरा पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। बट आपको मैं नेक्स्ट फिर से कहूंगी कि आप इसको अपने नोट्स में अपनी भाषा में लिखकर जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब डिफेंस मैकेनिज्म की। बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को भी बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है डिफेंस मैकेनिज्म की। हर एक व्यक्ति जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करता है। अब ये क्या है इसको मैं आपको बताती हूँ।
डिफेंस मैकेनिज्म यानी अब हम यहाँ पर ये बात मान के चले, आप ईगो की रक्षा के लिए क्रियाएं, हिंदी में कहते हैं इसको ईगो की रक्षा के लिए क्रियाएं। अब किस तरीके की रक्षा यहाँ पर हो रही है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है। देखो, मनुष्य जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कल कि हमारा जो सिर्फ 10% हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड में होता है, बाकी जो 90% है वो हमारा अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी करते हैं चेतन अवस्था में, मतलब देख कर सुनकर इंद्रियों का उपयोग करके जितना जो कुछ भी हम करते हैं, वो केवल 10% हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जो करता है, बाकी सारी चीज ना जब हम सोते हैं तब होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस लेवल पर ये प्रोग्राम चलता रहता है। और अगर हमारी इच्छाएं जो हैं उनको दमित कर लिया जाए, बहुत सारी चीजों को आपको करने के लिए रोक दिया जाए, आपको मतलब इतना फ्रीडम ही ना हो कि आप अपने मर्जी से कुछ काम कर पाए, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें कि आपको अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। ठीक है, अब वो खुश आप कैसे कर सकते हो, सपोज आप एग्जाम दे रहे गए और एग्जाम में आप फेल हो गए, तो एग्जाम में फेल होने के लिए अब क्या करोगे, फेल हो गए, तो फेल होने के बाद आपका क्या होगा कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया। अब हर व्यक्ति तो डिप्रेशन में नहीं जाता ना, वो क्या करता है, कैसे भी करके अपने आप को खुश करने के काम में लग जाता है। अब कौन कौन किस किस तरह से खुश करता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ये बोलेंगे कि यार हो गया, इस पेपर से कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो बेकार में ही दे रहा था, मैंने तो सब भर रहे थे इसलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया था तो मैंने भी दे दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक तरीके से अपने आप को बहलाने का काम हम करते हैं। अगर ये है कि कोई लड़की है जो कि फेल हो गई, घर आएगी और अपने रूम में अपने आप को बंद करके खूब जोर जोर से रो लेगी, आंसू निकाल लेगी, आंसू निकलेंगे और उसका जो सारा ही जो गुबार है वो निकल जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये तरीका हो जाता है कि हम तो किसी और पे ब्लेम डाल दें कि साला सिलेबस ही नहीं दिया था अच्छे से, तो क्या करें, सिलेबस में कुछ और दिया था, पेपर में कुछ और दे दिया, इस वजह से मुझसे बना नहीं। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं अपने आप को खुश करने के, और वो क्या खुश करते हैं, अपने ईगो की ही रक्षा का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपके खुद के नेचर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, अपने खुद के घर में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो इस तरीके से अपने आप को खुश करने के लिए तरीके अपनाते हैं। ठीक है, चले हम अब बारी बारी से पढ़ेंगे। टोटल ऐसे 10 प्रकार होते हैं जो कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो पहले हम लिख लेते हैं इसको, फिर बात करते हैं एक एक के बारे में। को डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने की जरूरत क्या है ये पहले समझ लिया, मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने कल बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो ये मनुष्य के अंदर ये सभी में विद्यमान होते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि पूर्णतः धर्मात्मा हो, पूर्णतः साधु हो, और एक ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पूरी तरह से ही दुष्चरित्र हो या फिर कहना चाहिए दुष्ट हो, ऐसा नहीं होगा। हर किसी के अंदर ये तीनों ही जो होते हैं ना, इड, ईगो और सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, अगर किसी का इड हावी हो जाता है तो गलत काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, खुशी मिलती है उसको गलत काम करने में, दूसरों को दुख पहुंचाने में खुशी मिलती है। और अगर कोई एकदम साधु इंसान है जो धर्मात्मा जिसको कहते हैं वो है, तो इसका मतलब है उसका सुपर ईगो जो है वो हावी हो रहा है। और एक बैलेंस आदमी ना इसका भी नहीं सुनता, इसका भी नहीं सुनता, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने आप को खुश रखने का काम करता है। अब चाहे वो थोड़ा बहुत गलत सलत काम करके अपने आप को खुश करे, और गलत सलत काम अगर उससे हो गए हैं तो थोड़ा सा आप धर्म परम कर्म का काम कर ले, कुछ अच्छे काम कर ले, मोरल काम कर ले, और उसके बाद फिर उसको ये फील आ जाए कि नहीं भाई मैंने तो भाई बैलेंस कर लिया है, अब ना ना मेरा पाप ना जो है वो धुल गए। ठीक है, अगर मान लेते उसके कोई गलत काम हुए भी हैं तो वो पाप धुल गए। तो इस ईगो की रक्षा करने के लिए, मतलब आपका जो बैलेंस वाला पोर्शन है ना उसकी रक्षा करने के लिए इतने सारे जो है ये हम काम करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से ऐसे कौन से काम आप करते हो अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए, अपने ईगो की रक्षा करने के लिए, इनमें से आप कौन सा काम करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रियाएं होती है जो हर एक आदमी करता है, अलग अलग तरीके से कर सकता है। हो सकता नहीं कि आप सारी ये चीजें करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप जरूर करते होंगे। कमेंट में जरूर बताना कि आप अपने ईगो की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, चल अब पहला जो है वो क्या है, रिप्रेशन, जिसको कहते हैं दमन करना, रिप्रेशन। अब ये दमन चीज क्या होती है
कि जैसे मान लेते हैं आपने कोई एग्जाम दिया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और आकर आप बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, मतलब आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? रिप्रेशन करेंगे। रिप्रेशन मतलब दमन कर देना, भूल जाना। उसको क्या करेंगे आप? बिल्कुल कंप्लीटली भूल जाएंगे कि भाई बाहर में तो जाने दो, क्या करना है, नहीं हुआ नहीं हुआ, जाने दो, अब मैं कुछ और करूंगा, भूल जाएंगे। मतलब हर चीज को अपने दिमाग से निकाल देना, फॉरगेटफुलनेस वाली बात हो जाती है, भूल जाना, उसको कहा जाता है रिप्रेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कोई घटना हो गई जो हमें नहीं अच्छी लग रही है, हो गई है, लेकिन अब आप क्या करोगे? या तो उसको याद करते करते रोज परेशान हो गए, या फिर ये सोचोगे कि यार हो गया, जो होना था वो हो गया, अब इसको वहीं खत्म करो, भूल जाते हैं। ठीक है, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, जिसको मूव ऑन कहते हैं ना, मूव ऑन कर लेना। हर एक अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जिसमें हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है शमन। हम लड़कियां इसमें बहुत कहना चाहिए आगे होती हैं, जो कि अगर कोई घटना घटी आपके साथ, आपकी जिंदगी में कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, एग्जाम अच्छा नहीं होना, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होना, तो हम क्या करते हैं? हम रो लेते हैं। रो लेते हैं। कहाँ पर रोते हैं? अपने घर में अकेली जगह पर जाके रो लेंगे, बहुत सारे आईने में देखकर, मिरर में देखकर, सारी चीजें बहुत सारी याद कर करके। आज एक घटना घटी है, लेकिन न जाने जिंदगी भर की कितनी सारी घटनाओं को याद कर करके हम रो लेते हैं, और रो के फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रो के, खुद को हल्का करके अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये बहुत सारे लोग करते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर नाम ले लूंगी किसी का तो आप मुझे स्टीरियोटाइप कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है, जो इमोशनल होती है वो गर्ल्स होती है, और जो रैशनल होते हैं वो बॉयज होते हैं। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। रैशनलाइजेशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा बॉयज, ऐसे मैंने देखे हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो सकती हूँ, बट ऐसा होता है कि वो बहाने बनाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, कि अपने आप को बिना मतलब के तर्क देकर, कि अरे वो तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं था, फायदा ही नहीं था। अगर कहीं पर आपको सपोज आपने कहीं इन्वेस्ट करना था, आपका इन्वेस्टमेंट का जो एम था वो नहीं हो पाया, गलत हो गया, तो आप फिर बहाने बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी ही अच्छी नहीं थी, बेकार थी, कोई मतलब नहीं था उसको लेने का। इस तरीके से मतलब कैसे भी करके बहाने बना के खुद को खुश कर लेना, अजीब तरीके के तर्क देकर खुद को खुश कर लेना, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करना। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन होता है, जिसको कहते हैं क्या? बहाने बनाना। ईगो की डिफेंस करने की बहुत बड़ी टेक्निक होती है, बहाने बनाकर अपने आप को खुश कर लेना। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब रास्ता बदल लेना। रास्ता बदल देना, जैसे कि हाँ, जैसे आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है, रास्ता बदल दो अपने गुस्से की, जो जैसे सपोज आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन को बदल दो। डायरेक्शन को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर में पंचिंग बैग टांगे होते हैं। क्या करते हैं? अगर मान लेते हैं उनकी उनकी दिमाग में कोई उलझन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, अपनी ईगो को बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस पंचिंग बैग में बहुत ज्यादा पंच करते हैं, या उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं, या फिर जाते हैं कहीं पर किसी ऐसी हार्ड सी चीज पर अपना गुस्सा निकालते हैं, जिससे उस किसी भी को हार्म ना हो, और उनका जो गुस्सा है वो भी बाहर निकल जाए, है ना? किसी अलग रास्ते, मतलब रास्ता बदल देना, जब डायरेक्शन जो हो आपके गुस्से की या आपकी प्रॉब्लम की, उसको हटा देना, और उस गुस्से को बाहर निकालने का कोई और तरीका निकाल लेना, जिससे ना आपको हार्म पहुंचे और ना ही आपसे जुड़े हुए लोगों को हार्म पहुंचे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है सब्लिमेशन। ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का होता है गुस्सा निकालना किसी और पर। ये बहुत लोग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सबसे गलत है जो करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? जैसे कहीं पर तो आपका बस नहीं चलता, जैसे कि आप सपोज करें कहीं जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं, आपको जॉब में ऐसी कई सारी एक्टिविटी होती हैं पूरे दिनों में, कि आपको पसंद नहीं आती है ना? और पसंद नहीं आने की वजह से आपको कई बारी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, आपके बॉस की बातें भी सुननी पड़ती हैं, जो कुछ तो जायज होती है, कुछ ऐसे ही होती हैं बिना मतलब में आपको उनकी बातें सुनना पड़ती, लेकिन आप हाँ जी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो आप किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। इतना तो बुद्धि चल जाती है हमारी कि उस पर आपको गुस्सा नहीं निकालना है, क्योंकि अगर निकाला तो क्या होगा?
आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, हो सकता है आपका जॉब भी चला जाए। इसलिए हम इतना करते हैं कि वहां पर तो चुप बैठ कर आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में भरपूर दिमाग में आपको वही 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 घूमता रहता है। अब क्या करोगे, कहीं ना कहीं तो उस गुबार को निकालोगे। तो आएंगे घर पे जिन पर आपका बस चलता है, बच्चे हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके घर के और भी कोई मेंबर हो गए, आपके हाउस हेल्प जो होते हैं वो हो गए, कोई भी हो गया है ना, जिन पर आपका बस चल सकता है, उन पर आप अपना गुस्सा निकाल देते हो। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करना, किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना और खुद को शांत कर लेना। ये बहुत लोग करते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत काम है जो करते हैं, क्योंकि आप उन पर गुस्सा निकाल रहे हो जिनकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को शांत करने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे हो, अपनी वाइफ पर निकाल रहे हो, जो कि गलत बात है। इसको नहीं करना चाहिए, कोई और तरीका अपना लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है प्रक्षेपण, यानी किसी और को ब्लेम कर देना अपने ईगो की रक्षा करने के लिए। देखिए, अब क्लियर अपने दिमाग में ना ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं। हम अपनी बात, जो हमारा ईगो है ना, जो बैलेंस करता है हमारी जिंदगी को, उस ईगो को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए हम क्या क्या अपने जीवन में रास्ते अपनाते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन जो है, वो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेपण, किसी और पर ब्लेम कर देना कि अगर मैं फेल हो गई तो फेल होने की वजह से मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन वो जो टीचर था उसने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं आज गई तो वहां पर जो इन्वायरमेंट था वो ही खराब था, लोग फालतू की बातें कर रहे थे, तो मेरा जो ध्यान है वो लग ही नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं फेल हो गई। क्वेश्चन जो आ रहे थे वो आउट ऑफ कोर्स चले आए, इस वजह से मुझे नहीं आया। या फिर उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से मैं एग्जाम नहीं कर पाई अच्छे से, इसलिए मैं फेल हो गई। मतलब किसी और पर ब्लेम कर देना, उस दिन मेरा झगड़ा हो गया था किसी से, इस वजह से मेरा ध्यान जो है वो एग्जाम में लगा ही नहीं, इस वजह से मैं फेल हो गई। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहाने होते हैं, जो बहाने बनाकर अपने काम, अपनी फेलियर को, अपने जो भी आपका नहीं हुआ है काम, उसको किसी और पे प्रोजेक्ट कर देना। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है, आपकी जो वॉल है उस पर जो भी पिक्चर है ना, पिक्चर तो यहाँ है, प्रोजेक्ट करता है तो वॉल पे दिखाई देती है, तो वो वॉल पे प्रोजेक्ट करता है, यानी कि दूसरे पर अपनी सारी गलतियों को मर देना, है ना। बहुत लोग ये बात भी करते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप में से कौन से रास्ते अपनाते हैं। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाइल का मतलब मुकर जाना। मुकर जाना का मतलब कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो करना ही नहीं था। जैसे मान लेते कोई रिलेशनशिप है आपकी, टूट गई, नहीं बनी, तो कहना अरे मेरा तो खुद ही मन नहीं था, मुझे तो रखना ही नहीं था उसके साथ में कोई रिश्ता, और मुझे तो ये एग्जाम देना ही नहीं था, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। अगर आपको नहीं मिला है तो अपने आप को इस तरीके से समझा लेते हो कि ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं था, मेरा तो खुद ही इच्छा नहीं कर रही थी, तो क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये मुकर जाने वाली स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब उल्टा शो करना। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी फनी सी चीज हो जाती है, उल्टा शो करना। जैसे कि अगर कोई घटना घटी है और आपको लगना चाहिए उसके लिए बुरा, तो आप कैसे शो करोगे, उस दिन बड़ा हंसोगे, आप पार्टी में जाओगे, मूवी देखने के लिए जाओगे, और कुछ ऐसी चीजें करोगे, पार्क में जाओगे, मतलब उल्टा शो करोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो मैं तो बिल्कुल उल्टा। जैसे कि सपोज आपके घर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घट गई तो आप बहुत गुस्से में होगे और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप घर आओ तो बिल्कुल ही उल्टा, आप बड़े हंस रहे हो, मूवी देखने के लिए जा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, और अपने आप को बोले मुझे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा शो कर रहे हो, है ना। तो ये होता है एक्टिंग आउट। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब भरपाई कर लेना। चलो, एमबीए में नहीं हुआ तो एमएससी कर लेते हैं, एमएससी में नहीं हुआ तो चलो दुकान खोल लेते हैं, अच्छा हुआ जो इसमें नहीं हुआ, अब मैं ये वाला कर लूंगा। मतलब कैसे भी करके भरपाई करते हैं, कंपनसेट करते हैं खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उसका अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो आप निकाल लेंगे और उसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अपने आप को खुश कर लेंगे, भरपाई कर देंगे उस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमर। आपने देखा होगा वो जो मुन्ना भाई जो एमबीबीएस वाला था, उसमें क्या था कि जो डीन थे ना, वो हर बात में हंसते थे। जब भी उनको गुस्सा आने वाला होता था तो क्या करते थे, हंसने की अ, ऐसी एक्टिंग करने लगते जैसे उनको हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही। वो हंसी नहीं आ रही होती थी, वो अपने इस ईगो का
जो है ना वो रक्षा कर रहे होते थे, डिफेंस कर रहे होते थे। इस वजह से ह्यूमर ह्यूमर एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है, जो कि आप हंसिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, आपका बीपी ना हाई हो जाए इसलिए आप क्या करने लगे, हंसने लगे। तो कई लोग ऐसा करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हंसने लगते हैं, ह्यूमर के द्वारा उस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, अपने आप को किसी और के जैसा अपने आप में दिमाग में ही इमेजिन करने लगना। मतलब मैं तो सपोज ऐसी किसी प्रॉब्लम में वो फला व्यक्ति, वो हीरो, वो हीरोइन इस तरीके से एक्ट करती थी, इस तरीके से जैसे मूवी में था वो एक्टिंग कर रहा था उस प्रॉब्लम के दौरान, उस तरीके से एक्टिंग करने लगना, अपने आप को दूसरे की कॉपी करने लगना, आइडेंटिफिकेशन होता है। उस तरीके से अपने आप को बता देना, तो ये कहलाएगा क्या, आइडेंटिफिकेशन। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, अपने आप को किसी और की तरह प्रोजेक्ट करने लगते हैं, किसी और की तरह दिखाने लगते हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिंग के बारे में बताऊं तो कई बच्चे भी होते हैं इस तरीके से एक्टिंग करने लगते हैं। खैर आप लोग सभी जानते होंगे, अलग अलग तरीके की एक्टिंग्स होती हैं जो लोग करते हैं, किसी और की कॉपी करने लगते हैं। एक मूवी का याद आ रहा है मुझे, एक मूवी थी रॉक स्टार। रॉक स्टार मूवी में अपने को याद होगा कि वो जो रणबीर कपूर था, जब जबरदस्ती एक लड़की को जाता है, उसको ये था कि अगर किसी का दिल टूट जाता है ना तो वो अच्छा सिंगर बन जाता है, तो वो एक्टिंग करने लगता है कि हाँ मेरा तो दिल टूट गया, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। कि जब एक्टिंग हो जाती है तो उस तरीके से लोग जब डिप्रेस हो जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, वैसी एक्टिंग कर रहा था जो कि पूरी तरह से फेक थी, है ना। तो वो ये ही एक एग्जाम्पल हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आती है फैंटेसी। फैंटेसी बहुत लोग करते हैं, ख्यालों में खुद को खुश रख लेना। जैसे आपके 12 बजे हुए हैं, बैंड बजी हुई है, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, ना ही तो जॉब लग रही है, ना बिजनेस हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, लेकिन बस बैठे आंखें बंद करे और अपने आप को ना सोचो का झीलों का शहर वाला हिसाब से सोचने लगे कि मैं तो ऐसा खुश हूँ, एक बड़ी से बड़ी गाड़ी है मेरे पास, एक बंगला है, ऐसे 4 लोग आ रहे हैं जो आगे पीछे मेरे खड़े हैं, जो बोल रहे हैं कि मैडम यहाँ बैठो, मैडम वहां बैठो, वैसे मैं कर रही हूँ। तो मतलब खुश हो जाना, अपने आप को फैंटेसाइज कर लेना, इस तरीके से खुश करना खुद को ख्यालों में, है ना। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट होता है डे ड्रीमिंग, यानी कि दिवा स्वप्न करना। कोई काम आपका हो नहीं रहा है, कोई काम आपसे होता नहीं है, किसी तरीके की आप में कोई काबिलियत नहीं है, या फिर कहा जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन बस बैठे बैठे ना मुंगेरी लाल के सपने देखो कि यहाँ बैठूंगा, वहां से ये करूंगा, मैं तो वो लेकर आऊंगा, फिर मेरे साथ ये होगा, फिर मैं गाड़ी खरीद लूंगा, फिर मैं पता नहीं क्या क्या, है ना, मैं बिजनेस कर लूंगा, फिर मेरी ये बन जाएगी, मेरी फैक्ट्री बन जाएगी, इस तरीके का मेरा ऑफिस होगा, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसी चेयर पे बैठूंगा और इस तरीके से करूंगा। तो देवा स्वप्न मतलब घर में बैठे बैठे ख्यालों में अपने महल बना लेना, और हालांकि आपके अंदर क्वालिटी कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सब कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, और मेहनत करना आपके बस की बात है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये थे ईगो को डिफेंस करने वाले मैकेनिज्म, बहुत सारे हैं, और हर एक व्यक्ति, कोई भी बचता नहीं है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से अपना काम करता है। मैं अपना बता दूं तो मेरे अंदर ये वाली बात हो जाती है रिग्रेशन की, जब मुझे बहुत तेज से गुस्सा आता है और मेरे बस का कुछ होता नहीं है तो मेरे तो आंसू निकल आते हैं, तो ये चीज है, थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, है ना। अब आप अपना बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी ये मैकेनिज्म में से रास्ते अपनाते हैं। ठीक है, चलिए आज अब इसके बाद में है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में दो प्रकार की थ्योरीज होती हैं, टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। ठीक है, टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी, जैसे कि पर्सनालिटी के अलग अलग भाग होते हैं ना, किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है, मोटे हैं तो क्या है, पतले हैं तो क्या है, कैसे हैं, इस तरीके से। तो देखिए कुल मिला के आज मैं आपको इसकी स्टार्टिंग कर देती हूँ, नेक्स्ट जो पूरा कंप्लीट है ना वो हम कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये आज का फिर क्लास। तो टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी में, क्योंकि अभी सिगमेंट टाइप की नहीं है, इसको भी मैं मिटा देती हूँ। पर्सनालिटी को जज करने के लिए दो प्रकार की थ्योरी बनाई गई है, एक बनाई गई है टाइप थ्योरी और दूसरी बनाई गई है ट्रेट थ्योरी। ठीक है,
और टाइप और ट्रेट थ्योरी को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो टाइप थ्योरी हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेट थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। टाइप थ्योरी को हम देख लेते हैं किस तरीके से है। इसमें अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो कितने हैं, 5। ये है ना। सबसे पहले नाम आता है हिप्पोक्रेट का। इसके बारे में आपने सुना होगा, हिप्पोक्रेट। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पर कार्ल जुंग। कई लोग कार्ल युंग भी कहते हैं, कार्ल जुंग भी कहते हैं, कार्ल युंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर पर क्रेचमर। क्रेचमर। फिर आता है शेल्डन। शेल्डन। फिर आता है फ्रीडमैन एंड रोजरमैन। 5वें नंबर पर फ्रीडमैन और रोजरमैन। फ्रीडमैन और रोजरमैन। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी हैं। और कैसे दी हैं, मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपका टाइप क्या है, आप पतले हैं, एथलेटिक बॉडी है आपकी, सुस्त रहने वाली बॉडी है, जल्दी जल्दी बीमार होने वाली बॉडी है, या फिर फिट रहने वाली बॉडी है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना। अब इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल बता देती हूँ। जो हिप्पोक्रेट है ना, ये कौन है। हिप्पोक्रेट जो है, इनकी शपथ ली जाती है। जब भी डॉक्टर्स जो है वो शपथ लेते हैं ना कि वो अच्छा काम करेंगे, आप किस तरीके का आगे कोई भी आपके सामने बीमार व्यक्ति होगा तो आप ये नहीं देखोगे कि आपका कहाँ पर हो, कैसे उनकी आप रक्षा करोगे। ये हिप्पोक्रेट है, इन्होंने बहुत काम किया था किस पर, मेडिकल फील्ड में बहुत काम किया था। इसी वजह से इनकी शपथ ली जाती है। सोचो इतने बड़े हैं ये, है ना। इनकी बात की जाती तो इन्होंने व्यक्ति की शारीरिक जो रचना है वो किस आधार पर उन्होंने बताई कि कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई ऐसा है जो गर्म प्रवृत्ति का है, कोई ऐसा है जो सुस्त रहता है, तो उसकी कफ प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने लोगों को डिफाइन किया है। कार्ल जुंग जो है वो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है कि भाई एक मोटा होता है व्यक्ति और एक आलसी बॉडी वाला व्यक्ति होता है, लंबा पतला होता है एक। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि जो मोटे लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जो सुस्त से रहने वाले दुबले पतले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक फिट लंबे पतले होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये कार्ल जुंग ने बताया है। इसी तरीके से क्रैचमर, सॉरी कार्ल जुंग ने, ये क्रैचमर ने बताया। कार्ल जुंग ने तो बताया है आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में। इंट्रोवर्ट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो कौन कौन से, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो क्रैचमर है उनका हो गया। शेल्डन है, शेल्डन ने भी इसी तरीके से बताया है, मोटे लोग, पतले लोग, एथलेटिक बॉडी। ठीक है, निराशावादी, आशावादी कौन कौन से होते हैं। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने बताया है 4 प्रकार बता दिए उन्होंने। किस तरीके से 4 प्रकार, आपके ए बी सी डी उन्होंने बता दिया कि कैसे होते हैं लोग, ए प्रकार के, बी प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार के, है ना। और अलग अलग तरीके की उनकी क्वालिटी होती है। तो इसको हम बहुत डिटेल में कल पढ़ेंगे। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता है निश्चित, मान के चलिए। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरी, जो कि है गोल्डन अल्पोर्ट की ट्रेड थ्योरी है। आपके सिलेबस में भी है अल्पोर्ट की थ्योरी। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमारा यही होगा कि गोल्डन अल्पोर्ट की थ्योरी पढ़नी है, कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़नी है ना। तो कल हम इसको पढ़ते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं फिनिश। जो मैंने कहा है वो जरूर बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरीके से अपनी ईगो की रक्षा करते हैं। ठीक है, और कल फिर इसी समय मिलते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसकी क्लास को, पर्सनालिटी की थ्योरी को। जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लूं कि अगर आप जो, जैसे कई ने कहा मुझसे कि आपकी जो
क्या टेलीग्राम की लिंक जो है वो शेयर नहीं हो रही, मतलब सर्च नहीं हो पा रहा। तो जो लिंक मैं शेयर करती हूँ ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, है ना। चूंकि अभी ये नया है तो हो सकता है इसलिए सर्चिंग में नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ सर्च करें तो मिल जाए, लेकिन लिंक से आप जाते हैं तो आप चैनल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिलेगा इसका जब ये फ्राइड की थ्योरी जैसे खत्म हो गई ना, अब फ्राइड की थ्योरी का पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। साथ ही में अब अगर टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ना मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। मैं व्हाट्सएप में जो ग्रुप हमारा बन रहा है उसमें मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ताकि आप तक ये पहुंच जाए, एम अपना ये है ना। ये नहीं है कि इसमें मिल जाएगी उसमें मिल जाए, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने में एक किक मिलती है, तो वो चीज के लिए मैं पढ़ाती हूँ। कोई ऐसी नहीं है मुझे बात के ये मिलना ही चाहिए वो मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो वो मोटिवेशन कैसे मिलता है, लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जैसे आपके जो कमेंट्स आते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करती हूँ, कभी कोई एक छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो मैं हर कमेंट का आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है ना। तो अच्छी बात है, इस तरह से आप जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैन बनती जाएगी और ये हमारी जो सेल्फ लर्निंग की फैमिली है वो बढ़ती जाएगी। सेल्फ लर्निंग जो चैनल है वो यही है कि आप अपना खुद सीखिए, है ना, खुद को सिखाइए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। हमेशा एक अच्छा लर्नर बन जाइए। तो बस इसी मोटो से लेके मैं ये काम कर रही हूँ, और बस इतना ही है कि मुझे लग रहा है कि इस तरीके से मेरी फैमिली जो है वो बढ़ती जाए और सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छा से काम करें, कोई दिवा स्वप्न ना देखे, बल्कि अच्छे से पॉजिटिवली काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ करते हैं आज के सेशन को यहीं खत्म। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। सबको मेरा बाय बाय।